दोनों इस वक्त बाजार आई थी। अम्मा की हदायत के मुताबिक उन्होंने ज़रमीन के लिए ड्रेस ख़रीद लिया था। अब बस जूता और ज्वेलरी रह गई थी। यूं ही चलते चलते ज़रमीन के बैग में रखा फ़ोन बजने लगा। 1 मिनट, कॉल आ रही है किसी की। ज़रमीन ने ऐना को रुकने का इशारा किया, फिर एक जानिब खड़ी होकर बैग से सेल फ़ोन निकालने लगी। ऐना, नया नंबर है, देखो ज़रा किसका है। सुबह भी इसी नंबर से कॉल आ रही थी, मैंने कॉल रिसीव की तो कोई बोला ही नहीं और कॉल काट दी। ज़रमीन ने स्क्रीन पर अनजान नंबर ब्लैंक करते देखा तो फ़ोन ऐना की जाने बढ़ाया। ऐना ने सरसरी सी निगाह दौड़ाई, लेकिन फिर एकदम छटकी, तेज़ी से मोबाइल फ़ोन पकड़ा। सारम लाहौरी की कॉल। वो परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाई, क्या वहाँ रश होने के बाद से ज़रमीन ऐना की बुड़बुड़ाहट सुन नहीं पाई थी। कुछ नहीं आपी, मुझे नहीं पता किसका नंबर है, कोई रॉन्ग नंबर होगा शायद, दफ़ा करें। ऐना ने अपने लहजे में लापरवाही समोना चाही। सारम लाहौरी का नंबर देखते ही कल कॉफ़ी शॉप में ज़ूबिया के साथ हुई गुफ्तगू तमाम तर जज़्बातिया समेत याद आई थी, जिसकी वजह से नागवारी की एक शदीद लहर उसके पूरी वजूद में दौड़ गई। ज़रमीन ने साबत में सर हिलाते हुए फ़ोन ले कर बैग में रखना चाहा, तभी कोई मैसेज आया था। ज़रमीन ने स्क्रीन की जानिब देखा तो मैसेज इसी अनजान नंबर से था। ज़रमीन की उंगली ने स्क्रीन को छुआ तो मैसेज खुलकर सामने आया। ऐना, आज आप कॉलेज क्यों नहीं आई हैं? बगैर सलाम दुआ के फ़िकत एक जुमला लिखा गया था। ऐना, जो ज़रमीन के करीब ही खड़ी थी और मैसेज पढ़ चुकी थी, उसका बेसाख्त सर पीटने को दिल चाहा, जबकि ज़रमीन अब सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। उफ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। अभी कल ही तो शानज़े ने बताया था कि उसने नया फ़ोन और नई सिम ली है। पहले वो अपने भाई का फ़ोन इस्तेमाल करती थी ना। कल उसने अपना नया नंबर बताया भी था, लेकिन मैं भूल गई। वही पूछ रही होगी कि कॉलेज क्यों नहीं आई मैं। ऐना ने बामुश्किल बात बनाई। अच्छा चलो कॉल करके बता दो, उससे परेशान हो रही होगी। ज़रमीन ने सेल फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाया। ऐना उसकी बात सुनकर गड़बड़ा सी गई। नहीं आपी, यहाँ बाजार में फ़ोन पर बात करते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता, घर जाकर बात कर लूँगी उससे। ऐना ने उस फ़ोन कॉल से जान छुड़ानी चाहिए। सच तो ये था कि कल से उसे ज़ूबिया से ज़्यादा सारम लाहौरी पर तप चढ़ी हुई थी, क्योंकि उसकी वजह से ज़ूबिया की इतनी हिम्मत हुई थी जो वो इतनी बातें सुना गई। लेकिन वो परेशान होकर कॉल करती रहेगी। 2 मिनट बात कर लो। ज़मीन ने उसे बात करने पर आमादा करना चाहा। आप ही सेल फोन साइलेंट पर लगा दो और जल्दी करो, अभी बहुत कुछ ख़रीदना बाकी है ना। बात मुकम्मल करती फ़ौरन आगे बढ़ गई, जबकि ज़मीन उसकी इस रद्द-ए-अमल पर हैरान होती। सेल फोन साइलेंट पर लगाकर बैग में रखती उसकी तकलीद में चल दी। वाह आप ही, इस शॉप में देखो ज़रा कितने प्यारे सैंडल हैं, चलो अंदर चल कर देखते हैं। मुख्तलिफ गलियों में ख्वार होते हुए ऐना की निगाह एक शॉप में सामने रैक पर में रखे लेडीज सैंडल पर पड़ी तो वह ज़रमीन को अपने साथ घसीटती उस शॉप में दाखिल हुई। ब्यूटीफुल, चलो आप ही जल्दी से अपने लिए सैंडल पसंद करो। ऐना ज़रमीन से मुखातिब हुई। ऐना, किसी सेल से ख़रीद लेते हैं ना सैंडल, जहाँ बहुत महंगे होंगे। ज़रमीन ने दबे दबे लहजे में उसे टोका। जवाब ऐना ने उसे घूरा। आप ही यार, अब तो अपने बारे में कुछ सोच लो, अब तो जल्द ही तुम्हारी शादी भी होने वाली है। अम्मा ने आज अच्छी खासी रकम दी है मुझे, ये कह कर के जिस चीज़ पर ज़रमीन हाथ रखे वही उसे लेकर देना, और हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। इन्हें भी पता था कि तुम सेल से ही चीज़ें लेकर घर चली जाओगी, तभी मुझे साथ भेजा है। अब कोई अगर मगर नहीं चलेगी। तुम यहीं से अपने लिए सैंडल ले रही हो, वरना मैं धरना दे दूंगी। ऐना ने धमकी अमेज़ लहजा अख्तियार किया। ज़रमीन को इसकी बात माननी ही पड़ी। ज़रमीन अपने लिए सैंडल्स निकलवा ही रही थी जब ऐना के निगाह शॉप के मिरर डोर से बाहर एक ज्वेलरी स्टॉल पर पड़ी। वहाँ खूबसूरत से झुमके उसकी तवज्जो अपनी जानिब मुबज़्ज़ल करवा गए थे। आप ही तुम सैंडल पसंद करो, मैं तब तक वहाँ स्टॉल से ज्वेलरी देख लूँ। ऐना बात मुकम्मल करती ज़रमीन की सुने बगैर तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गई। ज़रमीन बेंच पर बैठते हुए कुदर नर्सी अब सामने एक उधेड़ उम्र शख्स को सैंडल दिखाने को कह रही थी, तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। ज़रमीन ने फ़ौरन गर्दन घुमाकर देखा तो कुछ फासले पर काउंटर के पीछे ग्रे पैंट और स्याह शर्ट में मुबलिस एक लड़का उसे ही घूर रहा था। ज़रमीन को अपनी जानिब मुतवज्जो देखकर उसके लबों पर कमीनगी भरी मुस्कुराहट दिखाई।
عبدل چچا آپ ذرا ان خواتین کے ساتھ ریٹ کر لیں، مجھ سے بہت بحث کر رہی ہیں، انہیں میں ڈیل کر لیتا ہوں۔ اس لڑکے نے زرمین کے لیے سینڈل نکالتے اس ادھیڑ عمر شخص کو مخاطب کیا، اب ان دو خواتین کی جانب بھیج دیا جو بڑی عمر کی تھیں اور اب قیمت میں کچھ رعایت کروانا چاہ رہی تھیں۔ زرمین اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر لب کاٹنے لگی۔ اس وقت شاپ میں 3 سیلز مین تھے، ایک عبدل چچا اور 2 نوجوان لڑکے، جن میں سے ایک اب آنکھوں میں خباثت لیے زرمین کو دیکھتا سینڈل نکال رہا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا کسٹمرز کو دکھائے گئے جوتے دوبارہ ڈبوں میں پیک کر کے انہیں ان کی جگہ پر رکھ رہا تھا۔ اس شاپ میں اس وقت کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، جو اس لڑکے کی بدتمیزی نوٹ کرتا، اور یہی بات زرمین کی گھبراہٹ میں اضافہ کر گئی تھی۔ اس چھچورے لڑکے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر زرمین نے بے ساختی میں ہی چادر کے پلو سے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ وہ ہمیشہ سے رش والی جگہوں پر جانے سے کتراتی تھی، وجہ مردوں کی ایسی اندر تک اترتی نگاہیں ہی تھی۔ آج تک کبھی وہ اکیلی بازار نہیں آئی تھی، ہمیشہ اماں یا اینا اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن آج اینا اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مستدس اس لڑکی کی نگاہیں اور لبوں کی مسکراہٹ زرمین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ لیں، ٹرائی کر لیں اسے، ویسے مجھے لگتا ہے بالکل پرفیکٹ سائز ہے یہ آپ کے لیے۔ سیاہ شرٹ والا لڑکا اب سینڈلز لیے اس کی جانب آیا تھا۔ زرمین نے سینڈل پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکا اس کے قریب نیچے بیٹھ چکا تھا۔ لائیں میں پہنا دیتا ہوں۔ وہ اب زرمین کے پاؤں آگے کرنے کا منتظر تھا۔ میں پہن لوں گی۔ زرمین کی آواز لہج کر رہ گئی۔ وہ لڑکا شاید زرمین کی حالت سے محظوظ ہوا تھا، تبھی اس کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر زرمین کا دایاں پاؤں اپنی جانب کھینچتی ہوئی اس کا جوتا اتارا اور وہ سینڈل اس کے پاؤں میں پہنا دیا۔ واو، آپ کے گورے پیروں میں تو یہ سینڈل جچ گیا، گویا بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ وہ لڑکا ابھی بھی اس کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ زرمین نے پاؤں چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن بے سود۔ چھوڑو میرا پیر۔ زرمین کی آواز میں نمی تھی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی اپنی بے بسی پر۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان؟ وہ لڑکا اب آہستہ آہستہ اس کی پنڈلی کو چھو رہا تھا۔ زرمین کی گھبراہٹ سے کہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اپنا تماشا بنوانا تو ہرگز پسند نہیں کرے گی۔ زرمین کو لگا جیسے اس کا وجود جلنے لگا ہو۔ اس کے شرم سے زمین میں گڑ جانے کو دل چاہا تھا کہ غیر مرد اسے چھو رہا ہے۔ یہ میرا نمبر ہے، کال ضرور کرنا، رات کو بات کریں گے۔ اس لڑکے نے بے باکی کی انتہا کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی چٹ زرمین کی گود میں پھینکی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ زرمین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹ یوں پرے پھینکی گویا کوئی بچھو ہو۔ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ اٹھی، اپنا جوتا پہنا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ اس کی نگاہوں کی لڑکڑاہٹ سیاہ شرٹ میں مبلے لڑکے کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ اینا، چلو یہاں سے۔ اینا کے قریب جا کر زرمین نے اسے مخاطب کیا۔ اس کی آواز کی لہج ابھی برقرار تھی، وہ حد سے درجہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ارے آپی، تم لے لیے سینڈلز؟ یہ دیکھو کتنے پیارے جھمکے، تم پر بہت سوٹ کریں گے۔ اینا پرجوش سی زرمین کو جھمکے دکھا رہی تھی جب اس کے چہرے کے تاثرات سے ٹھٹکی۔ کیا ہوا آپی؟ وہ حیران سی زرمین کی سرخ چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی نمی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم چلو یہاں سے۔ زرمین نے تیزی سے آنسو پوچھتے پھر اینا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی۔ ایک منٹ آپی، کیا ہوا کیا ہے؟ سینڈلز کہاں ہیں؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ اینا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ زرمین کی اس حالت نے اسے دھنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ اینا، میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، چلو یہاں سے، بعد میں سب بتا دوں گی۔ زرمین دبے دبے لہجے میں چیخی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہاں اتنے لوگوں میں وہ مناظر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جب وہ شخص اس کی پنڈلی کو چھو رہا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی جب تک آپ مجھے کچھ بتا نہیں دیتی۔ آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اینا کی نگاہیں جانچتی ہوئی اسی تھیں۔ زرمین کی حالت، اس کی گھبراہٹ سے وہ اصل بات کا کچھ اندازہ لگا چکی تھی۔ زرمین نے بے بسی سے پیشانی مسلی۔ وہ جانتی تھی اینا اب اصل بات جانے بغیر یہاں سے ایک قدم نہیں چلے گی۔ ہاں، وہ ایک لڑکا شاپ میں، اس نے بدتمیزی کی میرے ساتھ، سینڈل ٹرائی کروانے کے بہانے میری پنڈلی کو چھوا، واہیات باتیں کر رہا تھا اور اپنا نمبر لکھ کر ایک چٹ مجھے دی۔ زرمین بمشکل اسے بتا پائی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اینا نے بات کاٹ دی تھی۔ اورنج شرٹ والا لڑکا یا سیاہ شرٹ والا؟ اینا کی نگاہیں اس شاپ میں موجود دونوں لڑکوں پر جمی تھی، جبکہ اس نے لب بھیج رکھے تھے۔
زرمین نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا سیاہ۔ وہ یک لفظی جواب دے کر لب کاٹنے لگی۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ اینا نے کچھ دیر پہلے ہاتھ میں پکڑے جھمکے وہیں سٹال پر رکھ دیے اور شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ اینا کہاں جا رہی ہو؟ میری بات تو سنو۔ زرمین ہکا بکا سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی، لیکن اینا نے اس کی بات انسنی کر دی تھی۔ شعلے لگتی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات لیے وہ شاپ میں داخل ہوئی، لیکن سیاہ شرٹ والے لڑکے کے قریب پہنچنے تک وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ ایکسکیوز می، بے تاثر لہجے میں اس نے سیاہ شرٹ والے لڑکے کو پکارا جو شیشے کے ریک میں سینڈل کی ترتیب ٹھیک کر رہا تھا۔ نسوانی آواز سن کر وہ پلٹا۔ جی، ایک اور خوبصورت اور جوان لڑکی کو دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئی تھی۔ مجھے وہ سینڈل چاہیے، آپ نکال کر دکھا سکتے ہیں پلیز؟ اینا نے ریک کی جانب اشارہ کیا۔ جی جی کیوں نہیں، آپ بیٹھے آپ بیٹھے نا۔ وہ لڑکا اب خوش اخلاقی سے کہتا ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اینا اسی بینچ پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر قبل زرمین موجود تھی۔ یہ لیں آپ کے مطلوبہ سینڈلز۔ ارے آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ میں ہوں نا، میں پہنا دیتا ہوں آپ کو سینڈلز۔ اینا کے ہاتھ بڑھانے پر وہ لڑکا تیزی سے کہتا پھر سے وہی حرکتیں دہرا رہا تھا جو اس نے زرمین کے ساتھ کی تھی۔ اینا نے بمشکل لب بھیج کر خود پر قابو پایا، پھر مسکرا کر اسے اجازت دی۔ اب وہ نیچے جھکا اینا کے پاؤں میں سینڈل پہناتے ہوئے اسٹرپس بند کر رہا تھا۔ واہ، آپ کے گورے پاؤں میں تو یہ سینڈل بہت جچ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ اس لڑکے نے ڈائلاگ بھی وہی دہرایا تھا جو زرمین کے سامنے بولا تھا۔ اینا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ اینا کی پنڈلی کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی صرف ایک انگلی نے اینا کی پنڈلی کو چھوا تھا، لیکن اگلے ہی پل چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اسے پیچھے گرا دیا تھا۔ تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص سخت ہوا تھا۔ زرمین اینا کی حرکت پر بکھلا کر تیزی سے شاپ میں داخل ہوئی۔ گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی اونچی حرکتیں کرتے ہوئے تمہارے اپنے گھر میں ماں بہن موجود نہیں ہے کیا؟ لڑکی دیکھتے ہی تم جیسے مردوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے نا، میں تمہارا یہ منہ ہی توڑ دوں گی۔ ہے نا اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے چلائی تھی۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ لڑکا اس صورتحال پر حیران و پریشان کھڑا تھا جب اینا کے دوسرے تھپڑ نے ابھی اس کے 14 طبق روشن کیے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی ایسا رد عمل بھی دکھا سکتی ہے۔ آج تک بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس نے یہ سب کیا تھا، لیکن اس پر ہاتھ اٹھانے والی یہ پہلی لڑکی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں لڑکیوں کو ہراساں کرنے کا، اپنے ان گندے ہاتھوں سے انہیں چھونے کا اور اپنی حوص کو تسکین دلانے کا۔ آج دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اینا نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لکھڑاتا ہوا پیچھے موجود کاؤنٹر سے ٹکرایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایجڈ شخص جو اس شاپ کا مالک تھا وہ پیچھے موجود اسٹور میں کل نیا آنے والا مال چیک کر رہا تھا۔ وہ شو سن کر شاپ میں آیا تو سامنے کا مناظر دیکھ کر بھونچلا سا گیا۔ تبھی اینا اور اس لڑکے کے درمیان آتے ہوئے اس نے معاملہ جاننا چاہا۔ پیچھے ہٹ جائیں آپ، اس گھٹیا انسان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اینا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اینا تماشا مت کرو، چلو یہاں سے۔ زرمین نے اسے بازو سے تھام کر باہر لے جانا چاہا، لیکن اینا نے اس کا بازو جھٹک دیا تھا۔ چھوڑو مجھے آپ ہی، نہیں جاؤں گی میں یہاں سے جب تک اس خبیث کو سزا نہیں مل جاتی۔ ہم لڑکیاں ان مردوں کے باپ کا مال ہیں کیا کہ جب جس کا دل چاہے ہمیں ہراساں کرے؟ میں اس شخص پر بھی کیس کروں گی اور اس شاپ پر بھی، جہاں ایسے گندے لوگوں کو ملازم رکھا گیا ہے۔ اینا کو بھلا کون باز رکھ سکتا تھا؟ شاپ کا مالک اب حیرت سے کبھی اینا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اس لڑکے کو۔ دیکھیں میڈم، میں آصف گیلانی ہوں، اس شاپ کا مالک۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں اور آرام سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ آصف گیلانی پر شاید اینا کی دھمکی نے اثر کیا تھا، تبھی اس نے نرم سے لہجے میں اینا کو مخاطب کیا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پوچھیں کیا کیا ہے اس نے۔ اینا ایک بار پھر اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے پھنکاری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے قتل کر دے۔ آصف، کیا کیا ہے تم نے؟ آصف گیلانی اب خونخوار نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ سب تماشا کھڑا ہوا تھا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بلا وجہ۔ اس لڑکے آصف نے جھوٹ بول کر خود کو بچانا چاہا۔ جب اینا آپے سے باہر ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ بھول گئے ہو تم کہ یہ جو لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں بتاتی ہوں۔ جان بوجھ کر سینڈل ٹرائی کروانے کے بہانے تم اس کے قریب گئے، غلط باتیں کی، اس کے ساتھ گھٹیا حرکتیں کی، بہانے سے کی
बार इस की पंटली को छुआ और तो और अपना नंबर लिख कर उसे चिट देनी चाहिए कि इस नंबर पर कॉल करना, और फिर यही सब मेरे साथ दोहराया। इससे पहले भी न जाने कितनी लड़कियों को तुम यूं ही खौफजदा करते रहे होगे। अगर इतना ही शौक है बातें करने का तो अपनी माँ बहन से कर लिया करो बातें, दूसरों की औरतों की कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐना चिल्लाई थी, जबकि आसिफ गिलानी जो पहले आसिम की इन सब हरकतों से नावाकिफ थे वो बेयकीनी से आसिम को देखे चला गया। आसिम, क्या ये लड़की सच कह रही है? आसिफ गिलानी सख्त लहजे में इस्तफा कर रहा था। सर मैं वो, आप मेरी बात तो सुने। आसिम को अपनी जॉब खतरे में पड़ती दिखाई दी थी। कितनी मुश्किल से तो यहाँ काम मिला था, अब वो भी हाथ से निकल गया तो वो अपने घर में क्या जवाब देगा? ऐसे नहीं मानेगा ये, इससे मैं उगलवाती हूँ सच। ऐना ने कुछ फासले पर मौजूद वही सैंडल उठाया जिसे कुछ देर पहले ट्राई कर रही थी और आसिम की जाने बढ़ी। मुझे माफ़ कर दें सर, ये जो कुछ कह रही है सच कह रही है। आसिम ने ऐना को खतरनाक इरादे लिए अपनी जाने बढ़ते देखा तो फ़ौरन अपनी गलती मान गया, जबकि इसके करार पर आसिफ गिलानी ने लब भेज लिया। ऐना ने अब सैंडल फेंक दिया था। चंद पल के तौफ़ुक़ के बाद आसिफ गिलानी इस ढेर उम्र सेल्समैन की जाने मुतवज्जो हुआ। अब्दुल, आसिम का सारा हिसाब किताब कर दो, ये आज से फारिग है, कहीं और काम ढूंढे, क्योंकि हमें ऐसे घटिया लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसका सारा हिसाब क्लियर करके उसकी रकम तुझसे थमाओ और चलता करो। आइंदा ये मुझे यहाँ नजर ना आए और तुम अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। आसिफ गिलानी ने पल में फैसला किया था और आसिम को जाने को कहा था। ऐना ने तंजिया निगाहों से आसिम की जानिब देखा, जो अब शर्मिंदगी के मारे सर झुकाए बाहर की जानिब बढ़ रहा था। बराखिर उसे उसकी सज़ा मिल चुकी थी। जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके लिए माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। आप आए सैंडल्स पसंद कीजिए, मैं आपको सैंडल्स दिखाता हूँ। आसिफ गिलानी अब ऐना और ज़रमीन को लिए एक जाने बढ़ गया था। ऐना सर झटकते हुए ज़रमीन के लिए सैंडल पसंद करने लगी, जबकि ज़रमीन खामोश सी हो गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ऐना ये सब कर गुजरेगी, वरना शायद वो कभी ऐना को ये सब ना बताती। ये क्या किया तुमने ऐना? खामखा इतना तमाशा लगा के रख दिया। बस स्टॉप की जानिब जाते हुए ज़रमीन ने तअस्सुफ़ से कहा, तमाशा? मैंने लगाया तमाशा आप ही। अगर आज मैं ये सब ना करती तो वो लड़का ना जाने और कितनी लड़कियों को ऐसी ही हिरासा करता, और यूं ही लड़कियों को खौफजदा देखकर उसकी हिम्मत और बढ़ जाती, जिसकी वजह से वो गुनाह के रास्ते पर चल निकलता। आज हुई उस बेइज्जती के बाद से कम आइंदा वो ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगा। है ना, खुद को हक बजा समझती थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो अपने किसी अमल पर पछताए, लेकिन एला इसकी रोजी रोटी छीन गई, उससे मुझे अफसोस हो रहा है। ज़रमीन उदास सी थी। जब उसकी नीयत में ही खोट थी तो ये जॉब कैसे रहती उसके पास? वो खुद ही इस रोज़ी पर राज़ी नहीं था, वरना ऐसी ओछी हरकतें कभी ना करता। ऐना ने भत्ता खाते हुए फट से जवाब दिया। ज़रमीन उसकी बात पर खामोश सी हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, आप ही ऐसे घबरा कर परेशान होकर रोते हुए वहाँ से आने की क्या ज़रूरत थी? लड़कियों की इसी कमज़ोरी के बाद से ये मर्द शह पाते हैं। जब वो बदतमीज़ी कर रहा था तो 4 बातें सुनाती, 2 थप्पड़ लगाती ना। ऐना ने ज़रमीन को घुरका। वो ज़रमीन की इस डरने वाली आदत से सख्त नाला थी। मुझसे नहीं होता ये सब, तुम भी तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। ज़रमीन ने शिकवा किया। हाँ तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ, अब हर जगह मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो भाई, दुनिया का सामना करने की, इनसे मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करो खुद में। ऐना ने भत्ता खाकर हाथ झाड़े, फिर ज़रमीन के हाथ से कुछ शॉपिंग बैग्स पकड़ लिए। ज़रमीन ने बात को बढ़ाने की बजाय खामोश रहना ही बेहतर समझा। बस स्टॉप पर बस पहले से ही मौजूद थी। ऐना ने बस में सवार होते हुए शुक्र अदा किया था कि इन्हें बस के इंतज़ार में इतनी गर्मी में रुकना नहीं पड़ा था। आप ही तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज के दिन भी यहाँ किचन में लगी हो? ऐना नया लिबास पहने, हल्का सा मेकअप किए किचन की जानिब आई तो किचन में अम्मा के साथ ज़रमीन को भी मसरूफ़ पाया। चंदा काम भी करना है ना, अम्मा अकेले कैसे सब संभालेगी? वैसे भी अभी मेहमानों के आने में वक्त है, मैं हो जाऊंगी तैयार। ज़रमीन ने तेज़ी से हाथ चलाते हुए जवाब दिया। आज उसे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे और चुनाचा वो मामू के जानने वाले भी थे, इसलिए मामू ने खाना बनाने को भी कहा था। तो मैं किस लिए हूँ? लाओ मैं अम्मा की मदद करवा देती हूँ, तुम जल्दी से तैयार
से जाकर तैयार हो जाओ, फिर अच्छी सी पिक्स बनाएंगे। ऐना ने पुरजोश लहजे में कहा। अच्छा तुम क्या मदद करवाओगी मेरी? कुछ बनाना तो आता नहीं है तुम्हें? ज़रमीन की बजाय अम्मा की जानिब से सवाल आया था। मैं, ऐना एक पल को अटकी, लेकिन फिर अचानक कुछ याद आने पर इसकी आंखें चमकी। मैं चाय और पकौड़े बना देती हूँ मेहमानों के लिए। आपको याद है पिछली बार मामू ने मेरे हाथ के बने पकौड़ों की कितनी तारीफ की थी? ऐना ने फखरिया लहजे में बताया, लेकिन इसकी बात पर ज़रमीन ने बमुश्किल अपनी हंसी का गला घोंटा, जबकि अम्मा ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। बीबी तुम तो रहने ही दो, जब तुम्हें देखने आएंगे इतना लोग तो इन्हें चाय पकौड़े नोश करवाना। इतनी गर्मी में ज़रमीन के रिश्ते के लिए आने वालों को चाय पिलाकर इन्हें भगाना नहीं है हमने। हर किसी को तुम्हारी तरह चाय का निशत नहीं लगा। अम्मा ने हस्बे आदत मीठी मीठी बेइज्जती की। है ना उनकी बात पर मुंह बसोड़ कर रह गई। और तुम मुझे ये बताओ, तुम किस खुशी में इतना सर धज कर आई हो? ज़मीन के लिए आ रहे हैं वो लोग, तुम्हारे लिए नहीं। अम्मा ने सर से पैर तक ऐना को घूरा, साथ ही सख्त सोच सुनाई। हाँ तो मेरी बहन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं ना वो लोग, हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े इसीलिए मैं भी तैयार हुई हूँ। आप देखना अम्मा, पहली ही मुलाकात में मैंने इन पर ऐसी धाक बिठानी है कि वो लोग इनकार कर ही नहीं सकेंगे। ऐना ने अपने इरादों से अम्मा को आगाह किया, जिस पर अम्मा हक्का बक्का सी उसे देखे गई। खबरदार लड़की खबरदार, जो इनके सामने यूं कैंची की तरह जबान चलाई तो शराफा से जाकर मेहमान खवातीन को सलाम करना और वापस कमरे में चली जाना। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। अम्मा ऐना की ज़बान से खाइफ थी। अब भी इन्हें यही खासता था कि ऐना मेहमानों के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तभी पहले से उंगली उठाकर वार्न किया था, अम्मा आप तो हर वक्त बस मेरे खिलाफ ही रहना। पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे आपके घर भेज दिया। नहीं जाऊंगी मैं मेहमानों के सामने, बल्कि अगर आपका हुक्म हो तो आज के दिन इस घर से ही निकल चली जाती हूँ मैं, ताकि आपको तो सुकून मिले। ऐना पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई। कमरे में पहुंची तो निगाह बेड पर पड़े सेल फोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन बार बार जल बुझ रही थी। ऐना ने आगे बढ़कर सेल फ़ोन उठाया। 25 मिस कॉल। वो आंखें फाड़े स्क्रीन को देखेगी, जहां एक बार फिर सारम लाहौरी की कॉल आ रही थी। सुबह भी इसी नंबर से कॉल आने पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर लगा दिया था। उसके बाद सेल फ़ोन देखने का याद ही नहीं रहा। एक तो ये शख्स पता नहीं क्या चाहता है, पीछे ही पड़ गया है। ऐना ने बुड़बुड़ाते हुए कॉल नज़रअंदाज करके फ़ोन वापस पटकाना चाहा था, लेकिन तभी मैसेज आने पर रुक सी गई। उंगली से स्क्रीन को छुआ तो पैगाम सामने था, मैं आपके गांव में दाखिल होने वाली सड़क पर मौजूद हूँ। अगर अगले 2 मिनट में आपने कॉल रिसीव नहीं की तो मुझे आपके घर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद अपने घर वालों को खुद ही सफाइयाँ देती रहिएगा। वसूल होने वाले पैगाम से ही मुकाबले की तशनगी और बेचैनी का अंदाज़ा हो रहा था, जबकि ऐना स्क्रीन पर लिखे जुमले पढ़ कर परेशान हो गई थी। अगर वो घर आ गया तो ऐना सबको क्या जवाब देगी, और अगर ये मैसेज उसकी बजाय आप ही ने पढ़ लिया होता तो उफ अल्लाह क्या करूं मैं। ऐना जितना सारम लोहारी से दूर भागना चाह रही थी, उतना ही उसकी ज़िंदगी में शामिल होता चला जा रहा था, और उसे रोकना ऐना के बस में नहीं था। इस मसले का हल सारम लोहारी को नज़रअंदाज करना हरगिज़ नहीं था। तो फिर क्या करना चाहिए, इस मसले से कैसे निकले वो? ऐना का जहन मुख्तलिफ सोचों की आमद जगह बना हुआ था, जब एक बार फिर कॉल आने लगी। कुछ सोचकर ऐना ने कॉल रिसीव की। हेलो, ऐना ने ही बोलने में पहल की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऐना की आवाज़ को पहचान कर सारम लगारी संजीदा लहजे में मुखातिब हुआ। वालेकुम अस्सलाम, क्यों फ़ोन किया है? ऐना ने खदरे लहजे में सवाल किया। इसके इस अंदाज पर सारम लगारी एक लम्हे को खामोश हुआ। 2 दिन से कॉल ही नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है आपकी? सारम लगारी चाह कर भी अपने लहजे में डर आने वाली फिक्रमंदी को छुपा नहीं पाया था। तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉलेज नहीं आ रही? मेरा पीछा कर रहे हो तुम? तुम्हें मना किया था ना कि मेरे कॉलेज मत आना दोबारा। ऐना सख्त लहजे में इससे मुखातिब थी। उसे अपना लहजा सख्त बनाना पड़ा था ताकि इस मामले को यहीं ख़त्म कर सके। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सारम लोगारी का लहजा ठहराव लिए हुए था। मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। ऐना तड़क कर बोली थी। माइंड योर लैंग्वेज ऐना, मुझे इस तरह के लहजों की आदत नहीं है, ना मैं ऊंची आवाज़ में किसी की बात सुनने का आदि हूँ। आज पहली बार सारम लाहौरी का लहजा ऐना के सामने सख्त हुआ था, वरना वो ऐना के साथ बहुत नरम रवैया इख्तियार करता था। मुझे भी बिला वजह दूसरों का रौब सहने की आदत नहीं है, और ना ही मैं अपने हर अमल के लिए किसी अनजान शख्स को जवाब दे हूँ। वैसे भी तुम किसी नाते से मुझसे ये सवाल कर रहे हो। लगता क्या
हो तुम मेरे, रिश्ता क्या है तुम्हारा मेरे साथ, है ना कहाँ दबने वाली थी। दो बदू जवाब देना तो उसकी फितरत का खासा था। दूसरी जानब खामोशी का एक तवील वक्फा आया था। एक पल को ऐना को लगा शायद कॉल कट गई है। वो फ़ोन रखने ही वाली थी जब स्पीकर से दोबारा आवाज़ उभरी। मैं किस नाते से आपसे ये सब सवालात कर रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। सारम लोहारी की आवाज़ उस बात की गमसार थी कि वो किसी सोच में गुम था। मुझे तुमसे नहीं मिलना, ना आज ना कल ना आइंदा कभी। ऐना ने फट से इनकार किया। मैंने आपसे पूछा है, ना ही इजाज़त मांगी है। मैंने आपको बताया है कि आपको मुझसे मिलना है। अब वक्त और जगह आप डिसाइड करेंगी या मैं इसका फ़ैसला आपको करना है। सारम लोहारी के लहजे में हुक्म और ज़िद का अनासर था। मैं तुम्हारे रोब में आने वाली नहीं हूँ मिस्टर। मैं एक बार कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे नहीं मिलना और आइंदा इस नंबर पर कॉल मत करना। मैं तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रही हूँ। ऐना का लहजा स्पार्ट था। आप अपनी तमाम तर कोशिशें कर लीजिए, मिलना तो आपको पड़ेगा ही। अपनी मर्जी से नहीं तो मेरी मर्जी और मेरे तरीके से ही सही। बाकी बातें अब रूबरू होंगी, जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सारम लोहारी अपनी बात मुकम्मल करता बगैर ऐना की सुने कॉल कट चुका था, जबकि ऐना उसकी आखिरी बात पर दंग सी रह गई, ऐसी खड़ी थी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना पुरअतमाद अंदाज। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे अपने इरादों में कामयाब होते हो। बड़े आए मुझे हुक्म देने वाले। ऐना ने दांत पीसते हुए सारम लोहारी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला, फिर सुकून साथ खारिज करती ऐने में अपने सरापे को तनकीदी निगाहों से देखने लगी। ज़रा बात सुनना। ऐना कॉलेज से छुट्टी के बाद अपनी दोस्तों के साथ वैन के इंतज़ार में खड़ी थी जब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बतूल, जो इसी की गांव से थी और उसी की वैन में आती जाती थी, उसने ऐना को मुखातिब किया। हाँ बोलो बतूल, सब खैरियत है ना? ऐना उसके साथ चलती है, ज़रा आगे आई। ऐना दरअसल कल मेरी दोस्त का बर्थडे है, उसके लिए मुझे इस गिफ्ट ख़रीदना है। आज तुम्हें तो पता है कि वैन वाला कभी नहीं लेकर जाएगा मार्केट, तो मैं सोच रही थी जब तक वैन वाला नहीं आ जाता हम दोनों मार्केट तक चले जाएं। मैं अकेली नहीं जा सकती, प्लीज़ तुम भी आ जाओ मेरे साथ, बस 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। बतूल ने मिन्नत भरे लहजे में दरख्वास्त की। वो जानती थी कि ऐना अपने मूड के मुताबिक ही चलती है, लेकिन अब बतूल। ऐना ने कलाई पर बंधी घड़ी की जानिब देखा। वैन वाला कम से कम भी 15-20 मिनट के अंदर ही मिनट के बाद ही आने वाला था। ऐना कश्मकश में थी कि क्या करे। प्लीज़ ऐना, इससे पहले मैंने कभी तुमसे कोई काम नहीं कहा, इनकार मत करना। बतूल ने लहजे में लज्जियत समोई। चंद पल में मुखमत सा शिकार हुई। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना प्लीज़, वरना वैन वाला जाकर मेरी अम्मा से शिकायत लगा देगा कि मैं आवारा गर्दियाँ करती फिरती हूँ। ऐना ने बाल आखिर हामी भर ली थी। बतूल का चेहरा खुशी के मारे चमकने लगा। ऐना अपनी फ्रेंड को बताकर बतूल के साथ कॉलेज से निकल आई थी। शुक्र खुदाया आज वो सारम लोहारी मौजूद नहीं है यहाँ। लगता है मेरी बातों और मेरे सख्त लहजे का असर हो गया है उस पर। ऐना ने एक दिन नज़रें घुमाते हुए सारम लोहारी की गाड़ी की गैर मौजूदगी पर इम्तनान का सांस लिया और दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। वो इस बात से बेखबर थी कि सारम लोहारी भी अपने नाम का एक था। वो अपने कॉल का पक्का था और जो कहता था उस पर अमल भी करता था। एक गिफ्ट शॉप पर पहुंचकर बतूल ने खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस पसंद किया। ऐना की भी राय ली और उसे पैकिंग के लिए दे दिया। भाई ज्वेलरी बॉक्स है आपके पास? बतूल ने पैकिंग करते हुए सेलमैन के मुखातिब किया था। नहीं, आखिरी पीस था, वो भी आज बिक गया, कल आएंगे। सेल्समैन ने तेज तेज हाथ चलाते हुए जवाब दिया। ओफ, ज्वेलरी बॉक्स तो आज ही चाहिए था। है ना, मैं ऐसा करती हूँ, साथ वाली गिफ्ट शॉप से ज्वेलरी बॉक्स पूछती हूँ, तुम ये पैसे पकड़ लो, गिफ्ट पैक हो जाए तो पेमेंट करवा कर साथ वाली शॉप पर ही आ जाना, ज्वेलरी बॉक्स भी ले लो, फिर वापस चलेंगे, इस तरह टाइम भी बच जाएगा। बतूल ने बैग से पैसे निकाल कर ऐना को थमाया। ऐना ने साबित में सर हिलाया तो बतूल उस गिफ्ट शॉप से निकल गई। ऐना वहीं एक जानिब बेंच पर बैठी सेल्समैन को महारत से चलते हाथों को देख रही थी जब कोई इस गिफ्ट शॉप में दाखिल हुआ। ऐना ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो शख्स सेल्समैन की जानिब मुतवज्जो था। ये रकम पकड़ो और दूसरी लड़की आए तो उसे कह देना कि मिस ऐना अपने मामू के साथ घर जा चुकी है, इसलिए वो चली जाए। नवोदिता सेल्समैन को हजार के कई नोट थमाए थे, जबकि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ऐना ने झटके से सर उठाया। तो ऐना की आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि उसके सामने सारम लोहारी खड़ा था। सारम लोहारी ने बगैर कोई जवाब दिए उसे कलाई से पकड़ा तो वो उसके साथ
खिंचती चली गई। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है। ऐना उसकी इस हरकत पर खौफजदा हुई थी, तभी मजामत करने लगी, लेकिन सारम लोहारी की गिरफ्त खासी मजबूत थी। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोलते हुए ऐना को अंदर धकेला। ज़ुबैर लॉक द डोर। अपने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए सारम लाहौरी खुद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ चुका था। इसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको, अभी मुझे घर जाना है। ऐनन नई आफत पर घबरा गई थी। आज से पहले सारम लगारी की इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो यूँ इसके साथ ज़बरदस्ती कर सके। जब मुनासिब तरीके से आपसे कहा था कि मुझे आपसे मिलना है, तब आपने मेरी बात सुनी नहीं। लहजा मुझे यही एक तरीका समझ में आया अपनी बात मनवाने का। सारम लगारी का लहजा स्पार्ट था। वो बस दूर विंड स्क्रीन के पार देख रहा था। क्यों मिलूँ मैं तुमसे? लगते क्या हो तुम मेरे? गाड़ी रोको वरना मैं अभी चिल्ला कर मजमा इकट्ठा कर लूँगी। ऐना से कहाँ बर्दाश्त होती थी ये ज़ोर ज़बरदस्ती। वो चीख उठी थी। इतना ये शौक़ भी पूरा कर लीजिए, गाड़ी साउंड प्रूफ है, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। सारम लाहौरी का लहजा होश सब था। ऐना लब भेज कर रह गई। पता नहीं ये शख्स उसे कहाँ ले जा रहा था। अगर उसने इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो साउंड प्रूफ गाड़ी शीशे कोई कहाँ जान पाएगा कि इसके साथ क्या जुल्म हुआ है। डोंट वरी, मेरी नीयत ख़राब हरगिज़ नहीं है, बस आपसे कुछ बात करनी है, उसके बाद आपको आपके घर ड्रॉप कर दिया जाएगा। सारम लाहौरी शायद उसके चेहरे से उसकी सोच पड़ चुका था, तभी सफाई दे गया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे? तो मैना का लहजा सख्त था। ठीक है, फिर जब तक आप मेरी बात सुनने पर आमदा नहीं हो जाती तब तक ये गाड़ी यूं ही लाहौर की सड़कों पर मटरगश्त करती रहेगी। इसी बहाने आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सारम लोहारी बेनियाजी से गोया हुआ। तुम? ऐना ने दांत पीसे। है बहुत हैंडसम हूँ, जानता हूँ मैं। सारम लोहारी ने उसे तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐना खामोश हो गई। आज तक वो हर किसी की बोलती बंद करती आई थी, लेकिन सारम लोहारी वाहिद बंदा था जो उसे हर बार लाजवाब करके रख देता था। ऐना ने कई बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन सब कोशिशें बेकार गईं। थक हार कर वो लब भेज कर खिड़की से बाहर देखने लगी। क्या ख्याल है, फिर कहीं बैठकर बात की जाए, या आज यूं ही सड़कों पर ख्वार होने का इरादा है? सारम लोहारी ने बैक व्यू मिरर में देखते हुए बतूर ऐना के चेहरे के तासर मुलाजा किए। जवाबा ऐना ने गुस्सीली निगाह उसकी पुश्त पर डालने पर ही इख्तलाफ किया था। ज़ुबैर आइसक्रीम पार्लर ले चलो। ऐना को खामोश देखकर सारम लोहारी ने ड्राइवर को हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी थी। सारम लोहारी ने ज़ुबैर को उतरने से मना करते हुए खुद ही गाड़ी दरवाज़ा खोला और गाड़ी से निकला। फिर ऐना की जानिब का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो मुंह फुलाए बैठी रही। अब बाहर निकलना पसंद करेंगी या यहाँ भी आपको कलाई से थाम कर घसीटते हुए ही ले जाना पड़ेगा? वैसे तो आपको उठाकर ले जाने में भी कोई मज़फ़क़ा नहीं के, लेकिन अभी इस चीज़ के लिए परमिट नहीं मिला मुझे, इसलिए फ़िलहाल आपको खुद ही ज़हमत करनी पड़ेगी। सारम लोहारी पता नहीं मजाक कर रहा था या संजीदा था, उसके चेहरे पर तो संजीदगी की झलक थी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है ना। कुछ उससे मस ना होते देखकर सारम लोहारी ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया ही था जब ऐना उछल कर दूसरी जानिब हुई। मैं खुद उतर जाऊंगी, मरे मरे से लहजे में कहती वो बेबसी से सारम लोहारी को देख रही थी, जिसने उसके इस हरकत पर बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते हुए रुख मोड़ा। ऐना ने मौका अहमियत जानते हुए गाड़ी से उतर कर फौरन वहाँ से भागना चाहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई एक बार फिर सारम लोहारी की गिरफ्त में आई थी। ओह नो, मेरे साथ चालाकियाँ नहीं। सारम लोहारी ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, फिर ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम यहाँ वेट करो। ड्राइवर को हुक्म देकर सारम लोहारी अंदर की जाने बढ़ गया। ऐना की कलाई अभी तक उसकी गिरफ्त में थी। मेरी कलाई तो छोड़ दो, तुम्हारा तो बस नहीं चलता, हर वक्त मुझे खुद से बांधे रखो। ऐना ने जले भले लहजे में कहते हुए मजामत करनी चाहिए। सही कहा आपने, जल्द ही इस बात पर भी बस चला जाएगा मेरा, तब हमेशा के लिए आपको खुद से बांध लूँगा। सारम लोहारी की धीमी आवाज़ में की गई भरभराहट ऐना सुन नहीं पाई थी। मेरा मर
मिरर डोर धकेलते हुए अंदर दाखिल होकर सारम लोगारी ने ऐना की कलाई छोड़ दी। ऐना ने सताइश निगाहों से आइसक्रीम पार्लर के अंदर का मनाजर देखा। इतनी चमक धमक जगमगाती हुई दीवारें, साफ सुथरा फर्श। वो शायद जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह पर आई थी, वरना हमेशा आइसक्रीम लेकर सड़कों पर चलते हुए ही खाई थी। कहाँ हेलो, कहाँ खो गई? सारम लोगारी ने उसे रुकते देखकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंकी। तुम अपनी इस अमारत और शान शौकत से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? ऐना ने शक्की निगाहों से उसे देखा। वो लोग अब फैमिली कैबिनेट्स की तरफ बढ़ रहे थे। सारम लोगारी पुरसुकून माहौल में इससे बात करना चाहता था, तभी उस जगह का इंतखाब किया। आप हो कहाँ रही हैं इम्प्रेस? सारम लोगारी का लहजा हल्की सी शफकती लिए हुए थे। अब वो ऐना के लिए चेयर घसीटता उसे बैठने का इशारा कर रहा था। कभी इम्प्रेस होंगी भी नहीं, इसलिए ऐसी कोशिश करना बेकार है। ऐना ने मुंह के जावी बिगाड़ते हुए कुर्सी संभाली। वो जानती थी जब तक सारम लोगारी की बात सुन नहीं लेगी यहाँ से जान खलासी मुमकिन ही नहीं। ट्राई अगेन, सुना तो होगा आपने। सारम लोगारी भी अब बैठ चुका था। ऐना ने खामोशी में ही अफियत जानी कि सारम लोगारी से बातों में जीतना मुमकिन नहीं था। वेटर के आने पर सारम लोगारी ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया, फिर बहादुर ऐना की जानिब देखा जो सर झुकाए मेज़ की सतह को खुरच रही थी। उसका सफ़ेद दुपट्टा हमेशा की तरह चेहरे के गिर्द हिजाब की सूरत लिपटा था, जबकि बैग अभी तक कंधे से लटक रहा था। आप बैग एक साइड पर रख कर रिलैक्स होकर बैठ सकती हैं, सारम लोगारी ने उसे मुखातिब किया था। अब की बार उसका लहजा नरम था। ऐना ने बगैर कुछ कहे बैग उतार कर टेबल पर एक जानिब रख दिया। एक बात पूछूं? न जाने क्या सोचकर ऐना ने सर उठाकर सारम लोगारी की जानिब देखा था। श्योर। सारम लोगारी ने उसे यहाँ लाया ही इसलिए था ताकि ये जान सके कि उसकी इस नाराज़गी की वजह क्या है। उससे पहले ऐना ने कभी इस पर इतना गुस्सा नहीं किया था, तो फिर अब क्यों? ये सब बिला वजह तो नहीं था। तुम मुझे पसंद करते हो? ऐना एक पल को झिझकी थी ये सवाल पूछते हुए, लेकिन फिर जल्दी से कह गई। जवाबन सारम लोगारी ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए दिलचस्प निगाहों से इसके चेहरे को देखा। आप इतने खुश फहम क्यों हैं? सारम लोगारी की जानिब से जवाब की बजाय उल्टा सवाल आया था। तो फिर तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? ऐना ने अब की बार गुस्सीली निगाहों से उसे घूरा। अब मेरी बात का ये मतलब भी नहीं कि आप गलत फहमियों का शिकार होने लगे। सारम लोगारी से किसी बात का सीधा जवाब मिलने की तवक्को रखना ही ऐब सा था। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते? इतना उलझते क्यों हो दूसरों को अपनी बातों के चंगल में? ऐना झुंझला सी गई थी। आप क्या जानना चाह रही हैं? सारम लोगारी ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा था। यही कि ऐना कुछ कह रही थी जब उसकी बात अधूरी रह गई। वेटर आइसक्रीम के कप लिए हाजिर हो चुका था। थैंक यू। ऐना ने ही वेटर का शुक्रिया अदा किया। वेटर के जाने के बाद दोनों के दरमियान चंद पल की खामोशी हाय रही। सारम लोगारी ने अपना कप अपने सामने किया तो ऐना ने भी कप थामा। मेहंदी अच्छी लग रही है आपके हाथों पर। सारम लोगारी की निगाह ऐना के हाथों पर पड़ी थी। रात मेहमानों के जाने के बाद यूं ही ज़रमीन से बातें करते हुए ऐना ने अपने हाथ पर मेहंदी से बेल बनाई थी, जिसका रंग काफ़ी गहरा आया था। सारम लोगारी सताइश से इसके हाथों को देख रहा था। उसके सर्कल में कभी कोई लड़की इस सब खरफात में नहीं पड़ी थी, ना उसकी भाभियाँ ना कोई और, लेकिन आज पहली बार सारम लोगारी को किसी के हाथ पर लगी मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी थी। ऐना ने फ़ौरन हाथ नीचे किया। अचानक ही उसके जहन में एक ख्याल आया। हाँ, वो कल कुछ ख़ास मेहमान आए थे ना, तो इनके लिए ही लगाई थी। ऐना ने लफ्ज़ ख़ास पर जोर देते हुए कहा और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सामने मौजूद आइसक्रीम कप पर झुक गई, जबकि उसकी तमाम तर हसीसात सारम लोगारी की जानिब ही लगी थी। कैसे मेहमान? सारम लोगारी फ़ौरन चौंकना हुआ, तभी टेक छोड़ कर आगे की जानिब होकर बैठा। ऐना के लहजे ने उसे किसी गड़बड़ का एहसास दिलवाया था। कुछ लोग आए थे कल मुझे देखने, तो बस इसी वजह से मैंने कॉलेज से भी 2 छुट्टियां की। पसंद कर गए हैं वो मुझे। मामू के जाने वाले हैं। मामू बता रहे थे बहुत अच्छे घराना है। आप ही तो पहले से इंगेज है। मेरा कॉलेज ख़त्म होते ही हम दोनों बहनों की शादी इकट्ठी करने का इरादा है घर वालों का। आनिया ने मासूमियत के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते हुए सारम लोगारी के सर पर बम फोड़ा। व्हाट, क्या बकवास है ये? हस्बे तौफीक सारम लोगारी सीख पा हुआ था, तभी बेचैन होता उठ खड़ा हुआ। सही कह रही हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो अपने
सर्विस इस्तेमाल करके कंफर्म कर सकते हो। पहली बार ऐना को मौका मिला था सारम लगारी को तपाने का, और वो ये काम बखूबी कह रही थी। सारम लगारी के चेहरे के तासरात उसे मज़ा दे रहे थे। व्हाट रबिश ऐना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप आज और अभी जाकर अपने पेरेंट्स को इस रिश्ते के लिए मना कर रही हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप आज और अभी जाकर अपने पेरेंट्स को इस रिश्ते के लिए मना कर रही हैं, समझिए आप। सारम लगारी ने दोनों हाथ मेज़ पर जमा कर खुद झुकते हुए अपनी सुर्ख पड़ती निगाहें ऐना की आंखों में गाड़ी थी। ऐना इसके इस जनूनी अंदाज पर एक पल को खौफजदा हुई। मैं क्यों करूं इनकार? मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जैसा अम्मा और मामू चाहेंगे मैं वैसा ही। ऐना की बात अधूरी रह गई थी जब सारम लगारी ने उसे कलाई से थामते हुए अपने नज़दीक घसीटा था। उसके लम्स और उसके अंदाज में इस कदर वहशत थी कि ऐना ठठर कर रह गई। अगर आपने किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखे या किसी गैर मर्द ने आपको ऐसी नज़र से देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा और आपको जान से मार दूंगा। अंडरस्टैंड? सारम लगारी पथरीले तासर चेहरे पर सजाए गराया था। उसकी जनूनी आंखें ऐना को शिद्दत कर गई थी। मेरी कलाई। ऐना की हल्की सी सिसकारी उभरी थी जिसने सारम लगारी को होश की दुनिया में पटका था। उसने एक लम्हे से भी पहले ऐना को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। अब वो गहरी सांस लेता बालों में हाथ फेरते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा था। आई एम सॉरी। वो अपने मिसबिहेवियर के बासे शर्मिंदा था, तभी माजरत कर गया। जबकि ऐना अब भी हैरान परेशान सी कभी उसे देख रही थी और कभी अपनी कलाई को जो इसकी हरजाना गिरफ्त की बात सुर्ख पड़ रही थी। आइसक्रीम पिघल रही है। ऐना ने माहौल में छाए तनाव को कम करने की गर्ज से कहा और अपनी चेयर की जानिब बढ़ गई। उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि उसका सरसरी सा मजाक इतना महंगा पड़ सकता है। मैंने झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग आप ही को देखने आए थे कल। सारम लगारी को अब भी सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ खड़े देखकर ऐना ने सर झुकाए शर्मिंदगी से कहा। बात मुकम्मल करते ही वो सख्ती से आंखें मीच गई थी। उसे लगा था सारम लगारी को इस बात पर फिर गुस्सा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐना ने डरते डरते आंखें खोली तो उसे तासुब से अपनी जानिब देखते पाया। आई एम सॉरी। वो बमुश्किल बोल पाई थी। ना जाने क्यों उसे बेताशा शर्मिंदगी हो रही थी। सारम लगारी जो ऐना की शर्मिंदगी देख चुका था खुद को कंपोज करता वापस बैठा। मुझे आजमाने का एक यही तरीका मिला था आपको। वो सवाल नहीं कर रहा था, बस इसके लहजे में हल्का सा शिकवा था। ऐना सर झुकाए बैठी रही। पिछले दिनों नाराज़ क्यों थी? मेरा नंबर क्यों ब्लैक लिस्ट में डाला? सारम लगारी अब जरा कर रहा था। पहले 2-3 दिन से ऐना की नाराज़गी ने दिमाग ख़राब कर रखा था और रही सही कसर आज उसकी बातों ने पूरी कर दी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐना की ज़ूबिया और उसकी बातें याद आई थी, जिसके बाद से उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा दिखाई देने लगा था। कुछ तो है, बिला वजह तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता। सारम लगारी ने बज़ूर के चेहरे का तासर जांचे। ये सब ठीक नहीं है। ऐना समझ रही ना पाई कि कैसे सारम लगारी को इस राह पर आगे बढ़ने से रोके। क्या सब? सारम लगारी ने अबरूएं उचकाकर उसे देखा। यही सब, तुम्हारे मेरे पीछे आना, में यूँ मुझसे बार बार मिलने पर इसरार, कॉल्स करना वगैरह, वो भी इस सूरत में जब तुम अपनी कज़न से एंगेज्ड हो। ऐना लब काटने लगी थी। अब उसे सारम लगारी की अपने लिए फ़िक्रमंदी, जुनून, परेशानी सब पसंद आया था, लेकिन वो जानती थी कि इसकी और सारम लगारी की राहें अलग हैं। उसके दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हाइल है, दौलत और स्टेट्स की खलीज, जिसे पार करना जिसको पाना मुमकिन ही नहीं। एंगेज? सारम लगारी चौंका। मतलब इसका अंदाज़ा ठीक था, कुछ तो गड़बड़ थी। जी बिल्कुल, एंगेज। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे इल्म नहीं होगा कि तुम अपनी कज़न ज़ूबिया उमर से एंगेज हो, जो एक मॉडल है? आनिया खफकी से बोल रही थी, जबकि ये सब सुनकर सारम लगारी पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। एक मिनट, आपसे ये सब किसने कहा? सारम लगारी ने उसे टोका। ज़ूबिया ने खुद कहा है, और कौन बताएगा मुझे? ऐना का लहजा सादा सा था। ज़ूबिया वो आपसे कहाँ मिली? सारम लगारी को एक और झटका लगा। कॉलेज आई थी वो 2 दिन पहले। उसे तुम्हारे मुतल्लिक खबर मिल गई थी कि तुम यहाँ मेरे कॉलेज आते हो, तभी मुझे खबरदार करने आई थी कि तुम इसके हो और बहुत जल्द उसकी तुमसे शादी होने वाली है ना? सारम लगारी के चेहरे के बदलते तासर पर तवज्जो दिए बगैर बोलती चली जा रही थी। और क्या कहा उसने? और शांत पल के तवफ़्फ़ुक़ के बाद सारम लगारी ने लब भेजकर सवाल किया। यही कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो और मैं तुम्हें इस से छीनने की कोशिश कर रही हूँ। मुझ में और एक तोआइफ में कोई फ़र्क नहीं। तुम्हारे ख्वाब देखना छोड़ दूँ वगैरह वगैरह। वैसे वो भी अपनी जगह ठीक है। जब तुम इसके साथ मुंसबिक हो तो तुम्हें ये हरकतें ज़ेब नहीं देती।
उस बेचारी को क्या इल्म कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस 2-4 इत्तफाकी मुलाकातें हो गई। मैं उसे सब क्लियर करना चाहती थी, लेकिन उसका लहजा और उसके लफ्ज़ मुझे गुस्सा दिला गए। फिर मैंने भी अच्छी खासी अपनी ही रूम में कहती चली जा रही थी जब एकदम सारम लगारी के खड़े होने पर उसकी ज़बान को ब्रेक लगे। आए आपको ड्रॉप कर दूं। सारम लगारी के अज़ाते तने हुए थे, जबकि चेहरे पर इतने पथरीले तासर जैसे वो बामुश्किल जब्त कर रहा हो। ऐना ने इतनी देर में पहली बार उसके चेहरे को देखा था। क्या हुआ? वो हैरत से उसे देख रही थी। सारम लगारी की को दोबारा किसी बात पर गुस्सा आया था, वो समझ नहीं सकी थी। आपको बताना ज़रूरी नहीं है, चलिए, सारम लगारी ने खतरे लहजे में कहा और बगैर उसकी जानिब देखे आगे बढ़ गया, जबकि ऐना उस शख्स को धूप छाँव से जैसे मिजाज पर हैरान होती बैग उठाकर उसके पीछे दौड़ी। हो, मुझे बताना ज़रूरी नहीं है, भाड़ में जाओ फिर। वो जल्दी कलस्ती आइसक्रीम पार्लर से निकली तो बाहर वो मनाजर मुंतज़िर खड़ा था। कुछ ही फासले पर गाड़ी भी मौजूद थी। बैठें। आराम लगारी ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रूरत नहीं है इन नवाशों की, मैं खुद चली जाऊंगी। सारम लगारी का बदला लहजा ऐना को आग लगा गया था। तभी वो तलख लहजे में जवाब देती वहाँ से चली गई। सारम लगारी इस बार उसे रोका नहीं था। वहीं गाड़ी के करीब खड़े खड़े उसने किसी का नंबर मिलाया। हेलो, दूसरी जानब से नस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। ज़ूबिया, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। सारम लगारी चाह कर भी अपने लहजे की सख्ती छुपा नहीं पाया था। ज़ह नसीब, आप सूरज किस समझ से निकला है? सारम लगारी ने खुद मुझे कॉल की और मिलने की फरमाइश भी कर रहे हैं। ज़ूबिया, जो इसके कॉल करने पर हैरान थी, उसके लहजे पर गौर किए बगैर खुशी से भरपूर लहजे में बोली, मैंने पूछा कहाँ हो तुम इस वक्त? सारम लगारी ने चबा चबा कर पूछा। उसकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। अगर ज़ोबिया सामने होती तो शायद अब तक वो उसे जला कर खाक कर चुका होता। मैं इस वक्त तो घर पर ही हूँ, बस 10 मिनट तक निकल रही हूँ फ़ोटोशूट के लिए, तुम आ जाओ, यहीं मैं वेट कर लेती हूँ। ज़ोबिया तो गोया खुशी से पागल हो उठी थी ये सुनकर कि सारम लगारी उससे मिलने आ रहा है। ओके, यकलफ्ज़ी जवाब देकर सारम लगारी ने कॉल काट दी। जो कुछ तुमने किया है ना ज़ोबिया, इसका खमज़ादा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर। सारम लगारी बड़बड़ाया था। उसकी आंखों में फिर से जुनून और वहशत दिखाई देने लगी थी। ज़ुबैर भी उसे देखकर एक पल को खौफज़दा हुआ था। वो सारम लगारी के गुस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन अभी उसे ये खबर नहीं थी कि सारम लगारी का यह गुस्सा उसी पर लावा बनकर फटने वाला है। ज़ुबैर, उमर चचा के घर चलो। सारम लगारी हुक्म देकर गाड़ी में बैठ चुका था। ज़ुबैर स्ताब में सर हिलाता खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा।